सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। ये देखिए, आप लोगों को जैसा कि मैंने ड्रॉ किया है, ऐसा कुछ एक आइडिया हो रहा है कि मैंने क्या ड्रॉ किया होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जैसा ये दिख रहा है? यस। यस। जी। तो बच्चों मैं कल ना जो आप लोग को बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज जो रहेगा वो अगर इस एक्सिस के मान लीजिए इसमें से किसी एक एक्सिस के अलोंग रहा, जैसे ये चलिए हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इसे ले लेते हैं वाई एक्सिस और ये हमारा है जेड एक्सिस। अगर मान लीजिए जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। लाइट के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, लाइट एक टाइनी स्मॉल सा, बहुत स्मॉल सा, ये जितना स्मॉल यहाँ पे मैं बना सकता हूँ उससे भी स्मॉल, एक स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इससे समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स क्या। तो देखिए यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग जो भी चेंज होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाई एक्सिस के अलोंग जो चेंज होगा वो क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। यस। जी। अच्छा ये बताइए, अगर जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके डायरेक्शन, प्रोपगेशन का डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग होगा? कल देखिए मैं बताने का ट्राई कर रहा था कि दोनों को परपेंडिकुलर, कल मैं बता रहा था, आप लोगों को याद होगा। बच्चों आप लोग जब भी गूगल, अगर मतलब लेक्चर होने के बाद ना गूगल करिएगा, इससे बहुत अच्छा थ्री डायमेंशनल वहां पे दिखाएंगे। यहाँ पे समथिंग देखिए ऐसा वेव दिखाना, चेंज मतलब बच्चों मैंने कल आपको बताया था ऐसा कुछ इस साइड में दिखेगा, मतलब सब यस। 10 टाइम्स इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, फिर ऑल ऑफ सडन जीरो हो जाती है, फिर इसके बाद अदर साइड में, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ये कौन सा फील्ड है बच्चों? इलेक्ट्रिक, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, और ये चेंज सो ऑन होता जाएगा। ये दोनों चेंज एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं, और इनके प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन होगा ना बच्चों, ये दिखाएगा, ना तो इसके अलोंग ना तो इसके, इन दोनों के परपेंडिकुलर जहां ये दोनों मीट करेंगे, वहां से जो दोनों के परपेंडिकुलर जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन दिखाता है। आप लोगों को कुछ समझ में आया? यस सर, समझा। ये समझ में आया कि एक्स का दिखाता है वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। बाकी लोगों को भी समझ में आया है, होप करता हूँ। यस सर। जी। तो इसमें बच्चों एक इक्वेशन है, उसे लिखना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको 12th में आएगा ही, ऐसा मेरा मानना है, या आप जब भी एंट्रेंस करेंगे तो आएगा, बट उसके बारे में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में आपके लिखा हुआ है, बट उसको फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अच्छा ये जो लाइट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी स्पीड बच्चों वैक्यूम में कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती होगी, किसी को आइडिया है? 3 into 10 to the power 3 8 to meter 10 per raised to second. 8 second. जी, 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये ऐसे ही तो नहीं मान लिया गया होगा। अगर हमारी थ्योरी ये कहती है तो इसका बेसिस भी यही होना चाहिए। अच्छा यस। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लोगों ने परमिटिविटी पढ़ा है बच्चों? यस सर। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते रहोगे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स, तो उसमें आप एक टर्म पढ़ते रहोगे, ऐसा एप्सिलॉन लिखा रहता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी। Permittivity. और मैग्नेटिक कोई चैप्टर मैग्नेट से रिलेटेड पढ़ा होगा तो ऐसा एक टर्म देखते होगे जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। यस। तो बच्चों हर मीडियम के ये दोनों होते हैं, हर एक मीडियम की परमिटिविटी भी होती है, हर मीडियम की परमिबिलिटी भी होती है। अच्छा वैक्यूम की परमिटिविटी को कैसे शो करते हैं? ये शो करते हैं ऐसे एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया? और इसकी परमिबिलिटी परमिबिलिटी को शो करते हैं
तो आपको किसी किसी चैप्टर में आपके मूविंग फॉरवर्ड आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, ये दोनों यही दो चीजें हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की निशानी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो परमिटिविटी होनी ही चाहिए, और परमिटिविटी परमिबिलिटी किसके लिए होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम में दिखाते हैं सी से, ये सिर्फ दो ही टर्म पे डिपेंड करता है बच्चों, वो है स्क्वायर रूट ऑफ परमिटिविटी टाइम्स परमिबिलिटी। बस ये दो पे ही डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये मैंने किसका निकाला है? ये सी लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट को सी लिखा है इन वैक्यूम। समझ में आया? इसलिए परमिटिविटी भी वैक्यूम की और परमिबिलिटी भी वैक्यूम की लिखा है मैंने। ठीक है, अब ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये 3 × 10⁸ आया कैसे। इसके बारे में बच्चों बताया नहीं है, बट बुक में बाकी सारी कुछ लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज लाइट की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। बट आप ऐसे ही सिर्फ लिखे रहने से तो समझ नहीं जाओगे, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब इसमें ये देखिए, परमिटिविटी का वैल्यू आप लोगों ने बहुत बार किया होगा 11th में, कि इसका वैल्यू होता था 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसका वैल्यू अगर रखोगे, और इसका वैल्यू होता है बच्चों 4 पाई 5 इंटू 10⁻⁻7। अगर कोई बच्चा मतलब आप में से मतलब इंटरेस्टेड हो, बाद में ये लॉग टेबल में ये दोनों वैल्यू को स्क्वायर रूट में रख के अगर आप में से कोई सॉल्व करना चाहे और आंसर ना आया रहेगा, तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, मतलब सर को सेंड कर दूंगा ये सॉल्व करके लॉग से। अगर आपको नहीं आएगा तो, या एक बार आप कोशिश करिएगा, ये दोनों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो लाइट है, जब तक वो किसी मीडियम में है, ये तो मैंने किसका बताया है बच्चों? वैक्यूम का। तो मैं ये बोल सकता हूँ, इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि लाइट जिस भी मीडियम में है, उसकी परमिटिविटी, उस मीडियम की लाइट की स्पीड सिर्फ लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है, जब तक कि वो एक मीडियम में हो। जब तक अब ये वैक्यूम में है उसकी स्पीड इतनी ही रहेगी, अब चेंज नहीं होगी, किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी, बस परमिटिविटी और परमिबिलिटी पे ही डिपेंड करती है। लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में चली गई लाइट, अगर किसी अदर मीडियम में है, तो उस मीडियम की परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी पे डिपेंड करती है। ये वैल्यू चेंज अगर होगा तो लाइट की स्पीड भी आपकी चेंज होगी। तो एक ही मीडियम में ट्रेवल करने को, अच्छा एक ही मीडियम हो बच्चों, अगर एक जैसा ही सब हो तो उसे क्या कहते हैं? होमोजीनस। तो जब तक एज लॉन्ग एज लाइट इज इन होमोजीनस मीडियम, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। ये समझा आप लोगों को? यस सर। पक्का समझ में आया कि बस ऐसे ही आप मतलब बताने के लिए कर रहे हो कि नहीं इतना कुछ आपने बोला है इसलिए बोल देते हैं हाँ सर समझ में आ गया? ये सच में नहीं समझ सर, समझा। समझा? अच्छा बच्चों, एक और बात है, पहले ऐसा माना जाता था, आइंस्टाइन के पहले तक ऐसा माना जाता था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। बट आइंस्टाइन ने बताया था कि सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। स्पीड ऑफ लाइट कभी भी सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है आप लोग को समझ में आ चुका है ना? यस। Yes. जी। तो अच्छा एक बात बताइए, आपने रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 11th में पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों को कुछ चीजें थी, वो भी आपकी बुक में थोड़ा-सा क्लियर कर रहा था, तो लिखा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर्टेन टाइम्स अगर वो भी पूछा तो, उसमें लिखा था कि सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, अच्छा लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, अपना कल मैं देखिए आप लोग को रिफ्लेक्शन बता चुका था, रिफ्रैक्शन नहीं बता पाया था। उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। ये समझा है सबको? आगे चलूँ? यस सर। Yes, जी। sir. जी। तो अब मैं बच्चों आप लोगों को बताने वाला हूँ रिफ्रैक्शन। ये आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। इसमें क्या होता था बच्चों कि अगर कल मैंने डायग्राम भी जो ड्रॉ किया होगा, तो मैंने बताया होगा कि ये कोई डेंसर मीडियम रहे और ये कोई रेयरर मीडियम रहे। जब लाइट अच्छा बच्चों ये देखो, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आती है, तो इसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता। ये स्ट्रेट निकल जाती है, नॉर्मल के अलोंग होती है तो स्ट्रेट निकल जाती है। ठीक है? प्रॉब्लम कब होता है? जब ये नॉर्मल के साथ कोई एक एंगल बनाए। इसे हम बोलते हैं, ये जो एंगल सबटेंड करती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। ठीक है?
अब ये रे ऑफ लाइट बच्चों ये स्ट्रेट नहीं निकल पाएगा, इसका पाथ क्या होना चाहिए था? होना तो चाहिए था स्ट्रेट निकले, बट अब रे ऑफ लाइट क्या करती है कि रेयरर से डेंसर जाएगी तो बच्चों क्या करेगी आप बताइए, आपने 11th में पढ़ा है। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड Towards करेगा। जाएगा, towards to normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगा? बेंड होगा। गुड, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल मतलब सरफेस को ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जिस जगह पे मीट करे, तो ये ड्रॉ कर दिया। अब डेंसर से रेयरर जा रही है बच्चों, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द Away from नॉर्मल। normal. जी, डॉक्टर अवे, ये याद रखना चाहिए आप लोग को, तो ये अवे। तो रे ऑफ लाइट देखिए ना, ये डायरेक्शन ये जो चेंज हो रहा है किसी अदर मीडियम में जाने पे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट बच्चों ये डायग्राम क्या मैं हर मीडियम के लिए, हर मीडियम के पेयर के लिए ड्रॉ कर सकता हूँ? जैसे मान लीजिए मैं रेयरर मीडियम को एयर ले लिया, फर्स्ट टाइम मैंने डेंसर मीडियम को ग्लास लिया है, कंसीडर किया है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे कुछ और मिल रहा है जो टुवर्ड्स हुआ है। तो क्या हर बार सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा क्या हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए? अगर ग्लास को छोड़ के मैंने एयर और ग्लास की जगह बच्चों मैंने अभी एयर ले लिया और ग्लास की जगह ये वाटर ले लिया है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ड्रॉ करता हूँ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स से कि ये 25 था, वापस से मैंने 25 के एंगल पे लिया है, तो क्या ये बच्चों वापस से सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा जो एयर और ग्लास के बीच में था? वही वाटर और एयर के टाइम भी होगा क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? नो सर, अलग होगा। हाँ जी, यही मुझे पूछना था, अलग होगा। क्यों अलग हो जाता है बच्चों? सर आप लोग घर रिफ्रैक्टिव पे इंडेक्स जी, मीडियम का चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होता है? अलग होता है। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझते हो बच्चों? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे दिखाता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट को, समझ में आया बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, ये लोग कितना स्लो कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों के। अगर ये मीडियम चेंज होता है तो परमिटिविटी उस मीडियम की चेंज होगी और परमेबिलिटी भी चेंज होती होगी। दैट मीन्स ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मैंने लिखा है बच्चों, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता होगा? इंक्रीज होता होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? यस। हर Yes, sir. मीडियम की हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती होगी, परमेबिलिटी अलग होती होगी, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक टर्म प्रोड्यूस होता होगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता होगा। मतलब स्पीड को क्या करता होगा, हर मीडियम अलग अलग अमाउंट में अपोज कर सकता है। इसी को हम किससे दिखाते हैं? इसको हम किससे दिखाते हैं बच्चों? इसको आपने सही बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और ये समझ में आया? हर मीडियम का अलग अलग अपोजिशन होगा लाइट को। तो लाइट को ये लोग अलग अलग अमाउंट में अपोज कर सकते हैं। मतलब लाइट का देखिए, ये जब तक एयर है इसकी डायरेक्शन सेम है, एक जैसी डायरेक्शन, होमोजीनियस मीडियम है, सेम है। जैसे ही बाउंड्री पे आता है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से ये डायरेक्शन चेंज होता है। इसको बच्चों मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर एक एक ये समझ जाइए, यहाँ से कुछ एक अच्छा रोड पास हुआ है, ये बहुत अच्छा रोड है, और कोई छोटी सी कार, अगर कोई कार समझ जाइए, यहाँ से कोई किसी विलेज का गंदा सा रोड है, ठीक है, और ये कार है, कार के व्हील्स हैं बच्चों, ये कार मान लीजिए यहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार यहाँ पे है, अब ये कार यहाँ से अगर यहाँ जब पहुंचेगी तो इसका व्हील पहले यहाँ पे पहुंचेगा, इसका व्हील थोड़ा लेट पहुंचेगा। ये समझ यस। रहे हो आप लोग? तो जब ये कार बच्चों, एक बात बताइए, ये अच्छा रोड नहीं है ऐसे मतलब ये मिट्टी का होगा, समझ में आया? और ये यस। अच्छा रोड है मतलब कंक्रीट रोड होगा। ये जब कार बच्चों, अब इधर देखिए, इधर जो इसको स्पीड मिलनी चाहिए, जो स्पीड मिलेगी, यहाँ और यहाँ की स्पीड में, दोनों जगहों की स्पीड में डिफरेंस होगा। जब ये टायर अच्छी जगह पे आ चुका होगा, तब भी ये टायर इधर ही कहीं होगा,
समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस तो होता क्या है कि ऐसे समय में आपने देखा होगा कि ये जो कार का डायरेक्शन है बच्चों, ये हमेशा टर्न हो जाता है। ये कार जो है यहाँ पे आने के बाद जो कार को ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट दोनों को एक साथ चलाने पे भी आपने देखा होगा कुछ स्किड करने जैसा फील होता है। आपने बहुत बार देखा होगा। देखिए, अगर आपके बाइक का ही एक एक टायर आपका मड में हो और दूसरा अच्छे रोड पे हो, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि व्हीकल क्या हो जाता है, टर्न होता है, कुछ स्किड होता है। देखा है आप लोगों ने ऐसा? यस सर जी, Yes, sir. वो क्यों होता है? क्योंकि 2 अलग जगहों पे 2 टायर को अलग-अलग मतलब वेलोसिटीज़ में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्किडिंग होती है। देखिए, समटाइम्स बोला जाता है बाइकर्स को कि फ्रंट ब्रेक नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि फ्रंट ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होता है, दोनों टायर्स की वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से स्किडिंग का खतरा होता है और बाइकर जो है वो गिर सकता है। सुना है कि नहीं आपने? दोनों ब्रेक को एक साथ यूज़ करना होता है। आप लोगों ने सुना है ऐसा? यस सर जी, तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जब स्ट्रेट आती है, अगर यही कार बच्चों अगर स्ट्रेट आती तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। वेलोसिटी देखिए, ये कार है आपकी, देखिए इसके दोनों के टायर एक साथ टच कर रहे हैं। जब दोनों बड में थे, दोनों टायर पहले बड में थे तो दोनों साथ में बड में थे। जैसे ही दोनों अच्छे रोड पे आए तो दोनों एक साथ आए, किसी की भी वेलोसिटी अलग नहीं हुई और दोनों इस तरह से इसमें स्किडिंग नहीं होती, ये स्ट्रेट का स्ट्रेट निकल जाता है ये कार। बट जैसे ही कार एक एंगल पे आती है, तो इसमें कोई एक पार्ट पहले दूसरे मीडियम में पहुँच जाता है और जो एक पार्ट उसका रहता है, एक टायर जो है किसी अलग मीडियम में रह जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ की स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से या ऐसा बोल सकते हो कि दोनों की स्पीड अलग-अलग होती है, जिसकी वजह से व्हीकल सीधे जाने की जगह कुछ एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है। इसी तरह से लाइट का है बच्चों। लाइट में वेव फ्रंट होता है, जो रोल यहाँ पे टायर प्ले कर रहा है, लाइट में वेव फ्रंट का रहता है। ये समझा है आप लोगों को? ये एनालॉजी समझ में आया है? यस सर समझा जी, तो इसीलिए ना बच्चों लाइट क्यों टर्न करती है, रिफ्रैक्शन क्यों शो करती है, इसका रीज़न बता रहा था। लाइट के केस में क्या होता है कि लाइट में वेव फ्रंट आता है। देखिए जब ये वेव फ्रंट ये सर दूसरे मीडियम की बाउंड्री है, पहले मीडियम में ऐसे आ रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है? ये वेव फ्रंट पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा ये आगे और मूविंग फॉरवर्ड दोनों यहाँ पे मीडियम की बाउंड्री पे पहुँचे। तो देखिए ये मीडियम की बाउंड्री पे पहुँचे तो दोनों जब भी हैं, तो सेम मीडियम में एक साथ पहुँच रहे हैं। इनका बच्चों कुछ रिफ्लेक्शन समझ में आया? इसमें दोनों अलग-अलग मीडियम में नहीं है, दोनों पार्ट देखिए ये वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी समझ में आया? जितने भी पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट पे, सबके सब एक साथ दूसरे मीडियम में आए हैं। जैसे टायर नहीं थे दोनों, ऐसे इसके दोनों पार्ट देखिए एक साथ दूसरे मीडियम में है, तो इनके वेलोसिटीज़ में कुछ डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये क्या करेंगे, ये स्ट्रेट निकल जाता है। तो ये वेव फ्रंट बहुत स्मॉल लेवल पे होता है बच्चों, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये स्ट्रेट निकल जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट अगर हम यहाँ से लेज़र मारें, यहाँ ग्लास रखें और सीधा उसके ऊपर परपेंडिकुलर लेज़र मारें, तो वो स्ट्रेट निकल जाती है। उसमें उसका जो पाथ है, वो डेविएट नहीं होता। समझ में आया? यस जी, बट बट अगर एक एंगल में रखा तो वे फिर वेव फ्रंट अलग होगा ना हाँ जी, जब अलग रखा तो वेवलेंथ अलग नहीं होगा बच्चों। होता क्या है मालूम है? कि वेवलेंथ चेंज हो जाता है। स्पीड की देखो, मैं यही बताने के लिए कर रहा हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी अच्छे से समझा सकूँ, आपको वेलोसिटी बता सकूँ, आपको वेवलेंथ बता सकूँ। तो यही पार्ट बताने के लिए मैंने इतना डायग्राम बनाया है। अब ये देखिए, एक और केस होता है बच्चों कि ये आपका मीडियम है, ये सम डेंसर मीडियम है और अब आपका वेव फ्रंट बच्चों ऑब्लिकली आ रहा है मान लीजिए। ये वेव फ्रंट ऑब्लिकली आया, तो यहाँ देखो ना बच्चों, ये देखो, ये हमेशा डायरेक्शन को क्या रहेगा परपेंडिकुलर। अब ये ज़रा-सा आप अगर ऐसा परपेंडिकुलर जैसे टायर नहीं होता बच्चों, आप बता रहे थे कि ये टायर अगर यहाँ पहुँचेगा तो ये यहाँ पहुँचा होगा। अब ये देखिए, मूविंग फॉरवर्ड ये पहले दूसरे मीडियम में पहुँच चुका है और ये तो पहले ही मीडियम में है। दोनों मीडियम में डिफरेंस होने की वजह से ये वेव फ्रंट क्या हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि एयर में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी,
ये वाले पार्ट की, और इसकी दूसरे मीडियम में है कम होगी, इसकी वजह से ये डायरेक्शन क्या हो जाता है, समझ में आया? डायरेक्शन में चेंजेस क्यों होते हैं बच्चों? यस सर। Yes, sir. जी। तो आज मैं इसमें एक और बात बताना चाहता था बच्चों कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जाना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या करता है, हर मीडियम का अलग-अलग होता है। इसका मीनिंग होता है कि कितना इसने रेजिस्टेंस ऑफर किया वेलोसिटी को। इसने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया वेलोसिटी को। दैट मीन्स ये वेलोसिटी को क्या कर देता है बच्चों, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर 3 × 10⁸ है, दैट इज मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आइंस्टाइन ने बोला था कि इससे ज्यादा कोई नहीं जा सकता, यही सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है। समझ में आया बच्चों? रिलेटिविटी की जो प्रिंसिपल है आइंस्टाइन का, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि 3 × 10⁸ मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है जो जा सकती है, और वो भी किसकी है, लाइट की है, दैट इज इन वैक्यूम। ये समझा क्या सबको? यस। Yes. जी। तो इसके बाद बच्चों मैं क्या बता रहा था कि जैसे ही ये किसी और मीडियम में गई तो इसने इसको क्या किया, अपोज किया, और ये वैल्यू फॉल करता है। मतलब हर मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। चेंज। क्या होती है, चेंज, कम होना। और हर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं पूरे मीडियम के लिए, हम बोल सकते हैं कि अगर मीडियम टू मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। ये समझ में आया है सबको? यस। Yes. अच्छा, वेलोसिटी चेंज होती है। अच्छा बच्चों, हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू, पहले हम लोग जानते क्या थे, ये लाइट जो है बच्चों, ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका जो है ये मीडियम ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बताया था मैंने आप लोगों को, यस। बताया था जी। Yes, sir. अच्छा, आप लोगों को मैकेनिकल वेव भी कल मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया है, यस सर मैकेनिकल वेव बता। बताया था। उसके दो टाइप होते थे बच्चों। अच्छा, मैकेनिकल वेव मतलब जो पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे, मतलब मटेरियल मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ में आया? यस। Yes. जी। तो उसके दो टाइप में से एक टाइप होता है बच्चों ट्रांसवर्स वेव। ये बताया था मैंने। यस। Sir. इसमें मटेरियल मीडियम के पार्टिकल कैसे टू एंड फ्रो कर रहे थे बच्चों, अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऐसे टू एंड फ्रो कर रहे थे, और डिस्टरबेंस कैसे आगे बढ़ रहा था बच्चों। अगर मैं इसमें समझाना चाहूँ, अगर मैं बोलूँ कि डिस्टरबेंस का डायरेक्शन, डिस्टरबेंस मीन्स एनर्जी। समझ में आया बच्चों? तो ये देखिए, ये डिस्टरबेंस का डायरेक्शन अगर होगा तो ट्रांसवर्स वेव में इसके परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, सॉरी एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, और इसे मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूँ। तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे होंगे, तो एक्स एक्सिस के अबाउट हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्टरबेंस है वो मूव कर रहा है। वो निगेटिव साइड भी हो सकता है बच्चों, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्स के भी साइड हो सकता है। तो ऐसे वेव को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपका क्रेस्ट एंड ट्रॉफ इस फॉर्मेट में आपका ड्रॉ होता है। ये आप लोगों को समझा है क्या? यस सर। जी। तो इसी पे मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और आप लोगों की बढ़ाता हूँ। आप लोगों को ये पता होगा कि एक क्रस्ट और उसके ठीक जो कंसेक्यूटिव ट्रफ है, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ। ठीक है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होता होगा वो कितना होता होगा? टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड टी। तो ये समझ में आया? तो यहाँ से देखो, डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ तक आया है टी टाइम पे, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, Lambda. लैम्डा। लैम्ब्डा। जी। तो मैं बच्चों आपके बचपन में आप लोगों ने यहाँ से पढ़ना चालू किया होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा होगा आप लोगों ने ऐसा? यस। तो Yes. स्पीड को चलिए हम v से दिखा देते हैं, डिस्टेंस को हम लैम्बडा दिखा रहे हैं, और टाइम कितना लग रहा है इसमें, समझा है आप लोगों को? यस। Yes. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, लैम्बडा इंटू 1/t।
ये लिखता हूँ लैम्बडा इनटू 1/t को क्या बोलते हैं? कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? 1/t को क्या बोल रहे थे? Frequency. frequency, N. तो हम क्या जानते हैं बच्चों? मैं यही बताना चाहता था। v इज इक्वल टू एन लैम्बडा जानते हैं हम लोग? Yes, sir. yes अब ये sir, भी जान गए। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अभी मैंने बोला कि हर मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है? मीडियम में वेलोसिटी, मीडियम में डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। Change. वेलोसिटी चेंज होती है बच्चों। अच्छा, और वेलोसिटी चेंज हो रही है। और एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स के ऊपर। फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? Source. ये कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? सिर्फ एक बार सोर्स जो प्रोड्यूस कर देता है वही फ्रीक्वेंसी रहती है, ये कभी चेंज नहीं होता। अब बताइए ना आप, अगर वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है और ये कांस्टेंट है आपका, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। Yes. देखो ना, सर्टेन टाइम्स में आप लिखते थे ना बचपन में कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। बाद में आप लिखते थे कि x इज इक्वल टू ky, वेयर साइड में लिखते थे कि k इज अ कांस्टेंट। ऐसा लिखते थे कि नहीं? Yes, sir. तो मैंने किया इसका अपोजिट अप्रोच लिया है बच्चों कि x इक्वल टू के वाई है। अगर मुझे पता है कि ये k कांस्टेंट है, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो मैंने देखिए v इज इक्वल टू एल लैम्बडा लिखा है। ये समझा है सबको? yes, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? Wavelength. वेवलेंथ के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के। frequency, जी। अब इसमें बच्चों ये देख लीजिए, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ आपका चेंज क्या हो रहा है? वेवलेंथ चेंज हो रहा है। तो अगर हम मीडियम टू डिफरेंट मीडियम जब भी लाइट ट्रेवल करती रहेगी तो हम क्या समझेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उसका इन रिजल्ट, उसके वेलोसिटी के चेंज होने का रिजल्ट ये हो सकता है कि उसका वेवलेंथ भी क्या होता होगा? चेंज होता होगा। आप लोगों को वेवलेंथ के बारे में आइडिया है बच्चों? वेवलेंथ किसे कहते हैं? Yes, नहीं sir. ना? आइए एक डायग्राम से हम समझने का ट्राई करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है? ये देखिए बच्चों, ऐसे दो डिफरेंट वेव्स बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? और दोनों का ये स्पेस एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए एक वेव आपका ये ए कंडीशन है और ये बी कंडीशन है। तो अब बता सकते हो किसमें किसका वेवलेंथ आप लोगों को बिगर लग रहा है, तो या किसका स्मॉलर है? किसका A ग्रेटर है, का किसका bigger है. स्मॉलर है? a का ए bigger, का। b का ये समझ में आया? इसमें वेवलेंथ Yes. कैसे आप देखते हो बच्चों? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। यहाँ कैसे देखोगे आप? यहाँ पे आप क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस देखोगे, इसको अगर आप वेव नेचर, जब भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट या साउंड कुछ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोपगेशन यहाँ तक एनर्जी पहुंची है, ये ये फेज का कुछ एक, इसमें फेज भी एक मेजर रोल प्ले करता है। हम लोगों को ट्रू सेंस में अगर वेव के बारे में बात करना है, तो हम ये डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि दो पार्टिकल्स, मीडियम के दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में हो, मीडियम के दो पार्टिकल्स जो सेम फेज में हो, उनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये सेम फेज क्या होता है, एक बार ये मैं समझाने का ट्राई करता हूँ क्योंकि फेज यहाँ पे पूछा है। ये समझा है आप लोगों को? Yes, sir. जी। अब मैं फेज समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो एक फेज समझाने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक डायग्राम की बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा बच्चों एक बात बताइए, इस साइड कोई लाइट का सोर्स रखा है हमने, कोई लाइट लिट करके रखा है, और ये हमारा ग्राउंड है, इधर सब लाइट है, इधर बहुत सारी लाइट हमने यूज़ कर रखा है, डेफिनेट इंटरवल ऑफ स्पेस में, कि ये लाइट से अगर हम यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो ये लाइट मूवमेंट को कैच कर सके। और हमारे पास कुछ बॉल है, हम इनको ग्राउंड पे हम इन बॉल्स को हम क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं एक साथ ऊपर से, ठीक है? अच्छा, ग्राउंड पे जब हम बॉल को एक साथ थ्रो करते हैं बच्चों, बहुत सारे बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है? फेज समझाना चाहता हूँ कि सेम फेज, बस जितना बताया उतना ही समझाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा।
कि किसी और चैप्टर का पार्ट कवर ना हो, ये कोशिश है। अगर आप लोगों को नहीं समझेगा तो आप पूछिएगा। अच्छा, बहुत सारे मेरे पास लेट्स से 10 नंबर ऑफ बॉल्स हैं, या आप मान लीजिए कि 10 या 8 बॉल्स हैं, कुछ एक नंबर आप मान लीजिएगा मन में। अच्छा, बहुत सारे बॉल्स फेंकने पे बच्चों, मैंने ऊपर से फेंका और मैं देख रहा हूँ कि कोई 2 बॉल का, समझ में आया? एक साथ मीडियम के कुछ बॉल एक साथ ऊपर जा रहे हैं और एक ही साथ नीचे आ रहे हैं, समझ में आया? तो मैंने बहुत सारे बॉल फेंके हैं, ये आप लोग को समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये क्या करता है बच्चों, बाउंस बैक करता है। जब आप ग्राउंड पे बॉल बहुत सारा फेंकते हो तो आपने देखा है कभी कि बहुत सारा बॉल अगर फेंका जाए, ऐसा इमेजिन करिए कि बहुत सारे बॉल फेंके गए हैं, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये बाउंस बैक करेंगे। तो देखिए हर किसी का लेवल अलग-अलग होगा। कुछ बॉल यहाँ तक पहुँचे होंगे, कुछ यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो कुछ यहाँ तक पहुँचे होंगे। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. मैं क्या समझाना चाहता हूँ पता है आप लोगों को? मैं ये समझाना चाहता हूँ बच्चों कि जो बॉल एक साथ पहुँचे हैं, अब इनको अगर ऑब्ज़र्व करें, इनका लाइट हमने यहाँ पे इस साइड से लाइट का सोर्स है, इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है, तो इसका इमेज देखिए यहाँ पे बन रहा है। आप कहीं और मत देखिए, अब आपको ये इमेज देखना है। तो जब आप इमेज देख रहे हो तो ये 3 मतलब जितने भी बॉल्स, मतलब मीडियम के, ये जितने भी बॉल्स एक साथ इनका इमेज देखिए। अब वॉल पे आप देखने का ट्राई कर रहे हो तो ये बच्चों एक साथ ऊपर है और एक ही साथ देखिए नीचे आते जाएँगे, फिर नीचे आएँगे। अगर एक ही साथ इस पे इमेज बन रहा हो कि नीचे जाना, और एक ही साथ जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जाएँ, जितने भी बॉल्स ऊपर जाएँ, जितने भी नीचे जाएँ, तो हम बोल सकते हैं, जो बॉल्स एक साथ हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये बॉल्स सेम फेज़ में हैं। ये दोनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? सेम फेज़ में हैं। और ये तीनों क्या हैं? सेम फेज़ में हैं। समझ में आया बच्चों? यस नहीं समझा? नहीं समझ में सर। आया? नहीं समझ में आया तो आप बोलिए, मैं हूँ समझाने के लिए। और भी एग्ज़ाम्पल्स होंगे या इसी को और अच्छा कुछ कर सकते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। जी। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि सम टाइम देखो, ये बॉल जब ऊपर आते रहता है, ये लोग जब ऊपर आते रहते हैं, तो कुछ ऐसे रहेंगे जो नीचे भी जाते हुए होंगे, उसी सेम टाइम में। ये समझ में आया? चलिए सेम फेज़ समझ गया बस बहुत है। इतना सेम फेज़ समझ जाइए। और ये देखिए, इसमें कुछ और टाइप के बॉल होंगे जो इनके पीछे चल रहे हैं। तो ये लैग कर रहे हैं। ये फेज़ में इनसे क्या कर रहा है? लैग कर रहे हैं। और ये इनसे लैग कर रहे हैं। तो लीड, ये आपका क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और ये तीनों का फेज़ क्या है? सेम है। तीनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं और तीनों एक साथ नीचे आ रहे हैं। ये तीनों भी एक साथ ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो ये भी सेम फेज़ में है, ये भी सेम फेज़ में है। बट ये फेज़ जो है इनका फेज़, लेट्स से कि ये कंडीशन ए है, ये कंडीशन बी है, ये सी है। तो आप क्या बोल सकते हो कि कंडीशन ए का फेज़ क्या कर रहा है? लीड कर रहा है किसको? बी को। ये समझा क्या आप लोगों को? यस यस Yes. सर। जी। तो अब जब मैं भी बोलूँगा कि मीडियम के पार्टिकल सेम फेज़ में हैं या सेम फेज़ में वाइब्रेट कर रहा है, तो आप रिलेट कर पाओगे बच्चों? यस जी। इसमें से आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि अब मैं हाइजेंस का थ्योरी बताने वाला हूँ कि हाइजेंस ने क्या बताया था। ये एक डच साइंटिस्ट थे, न्यूटन के समय में ही थे, न्यूटन के ही टाइम पीरियड के पास थे, बट इनको उस समय वैल्यू नहीं मिला, ठीक है? अच्छा, अभी थोड़ा-सा न्यूटन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जानोगे नहीं कि न्यूटन का क्या है, तो बाकी का समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, न्यूटन ने क्या बोला था, देखिए लाइट के लिए क्या बोला था। अच्छा, डिफरेंट कलर्स भी होते हैं बच्चों व्हाइट लाइट का। लाइट में डिफरेंट कलर्स भी दिखाई देते हैं। कितने कलर्स होते होंगे? 7 Vibgyor. योर। जी। तो यही मुझे पूछना था बच्चों, ये जो 7 कलर्स हैं, ये जो लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं, ये क्यों होते होंगे? न्यूटन ने भी इसके बारे में कुछ बताया और हाइजेंस ने भी बताया। तो ये 7 कलर्स मतलब देखिए, अभी कुछ भी है,
फिजिक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन के बारे में है। अब लाइट में ऑब्जर्व किया गया कि ये 7 कंस्टिट्यूट कलर्स इसके हैं, तो ये कलर्स क्यों होते हैं? ये भी तो क्वेश्चन उठेगा। अगर न्यूटन ने बता दिया कि ये कार्पस्कल्स है, ठीक है, न्यूटन ने क्या बताया था कि ये स्मॉल पार्टिकल्स है, बहुत टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स है, तो न्यूटन से उस समय पूछा गया था कि ये डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? तो न्यूटन का आंसर था कि डिफरेंट कलर्स उसके डिफरेंट साइज की वजह से होता होगा। कार्पस्कल्स के साइज के ऊपर डिफरेंट कलर डिपेंड करता होगा। ये समझा क्या आप लोगों को? Yes. Yes. अच्छा, तो न्यूटन की ये बात चलिए हम मान लेते हैं कि उसे बताया कि डिफरेंट कलर डिफरेंट साइज की वजह से, तो हम भी चलिए ठीक है, हमने कहा ठीक है, डिफरेंट कलर डिफरेंट साइज की वजह से हो सकता है। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया बताया? अच्छा, आप लोगों को अभी बच्चों मैंने पीछे कुछ पार्ट आप लोगों को थोड़ा अच्छे से क्लियर करना चाहा था, तो अब मैं ये मत पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि वैक्यूम एंड वाटर में कौन डेंसर होगा, कौन रेयरर होगा बच्चों? वैक्यूम एक मीडियम कंसीडर Right. करिए और वाटर एक करिए, तो वैक्यूम डेंसर होगा कि वाटर? Sir, water denser होगा. यस, Rarer. वैक्यूम में तो पार्टिकल ही नहीं है। समझ में आया? तो पूरा रेयरर हुआ। और अच्छा, वाटर एंड ग्लास में कौन डेंसर होगा बच्चों? Glass denser होगा. जी, बहुत अच्छे। अब देखिए, सेकंड पॉइंट इसी के ऊपर है कि स्पीड ऑफ लाइट उस समय किसी को पता नहीं था बच्चों, क्योंकि ये तो आइंस्टाइन का वर्क है। ये 1900 के आसपास ये सब क्लियर हुआ कि स्पीड ऑफ, जब रिलेटिविटी का प्रिंसिपल आइंस्टाइन लेके आए, तब लोगों को पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू 3 into 10⁸ 3 के आसपास होता है। 2.97 समथिंग था, 978 समथिंग था, तो वो 3 के इक्वल हो गया। तो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये आइंस्टाइन ने 1900 के आसपास बताया। इसके पहले किसी को पता नहीं था, तो लोगों न्यूटन ने एक अप्रोच लाया था। न्यूटन ने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है रेयरर मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम क्या होगा? आप लोग बता सकते हो? स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम है, जैसे कि आपका वाटर था और आपका वैक्यूम था, तो आपके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज्यादा होना चाहिए या वाटर में ज्यादा होना चाहिए बच्चों? Sir, denser medium में ज़्यादा होना चाहिए speed of light. स्पीड ऑफ लाइट, यही देखिए बच्चों, मैंने रियल थ्योरी जो बताई थी, इसी डाउट को दूर रखने के लिए मैंने बोला था कि सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डिपेंड करता है। ऐसा भी आप बोल सकते हो कि परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी, तो ये जो बाकी मीडियम का ये वैल्यू क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। मैंने देखो आपको क्या बोला था कि सी का जो वैल्यू है दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। समझ में आया? अब इससे ज्यादा कोई नहीं है, कोई इससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता, ऐसा भी आइंस्टाइन ने लिख दिया है। ये भी मैंने बोला था। तो इसका मतलब ये है कि मैं बोलना चाहता था उस समय, समझाना ये चाहता था, जो आइंस्टाइन ने बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट रेयरर में ज़्यादा होगी। और इसके अलावा अगर आप और मीडियम में जाएँ, ग्लास और वाटर में ले लें, तो ग्लास में जो स्पीड होगी, इसकी कम होगी कंपेयर टू वाटर, और उन दोनों से भी स्पीड ज़्यादा किसमें होगी आपकी? वैक्यूम में या एयर में। इसका मतलब in speed of light in rarer medium is more than speed of light in denser medium. Medium. समझा आप लोगों को? Yes sir, समझा. Yes. तो मैं ये बताना, बट न्यूटन का कुछ अलग ही था। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर किया था, ये आप लोगों को पता होगा। Yes. न्यूटन का ज्यादा वर्क, अच्छा वर्क जो है कैलकुलस और मैकेनिक्स में हुआ है। तो न्यूटन ने ऐसा मान लिया ना कि ये जो डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज, ठीक है, और लाइट को भी क्या माना इसने, पार्टिकल माना। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? Yes. ये कि कोई मीडियम है, उसके पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये लाइट भी कोई पार्टिकल है,
तो अब इसने यहाँ पे मान लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और कोई रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम मतलब दूर दूर थोड़े पार्टिकल्स, ठीक है, और ये लाइट आ रही है, लाइट को भी उसने पार्टिकल माना था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डेंसर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो ज्यादा होगी, और रेयरर में ये ग्रेविटेशनल फोर्स अब्सेंट होगा, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट रेयरर में कम होगी, जो कि एक क्या निकला, फॉल्स अजम्पशन निकला, ये रॉन्ग निकला। समझ में आया? आप लोगों को समझा ये? यस सर। Yes, sir. तो देखिए उसी टाइम में ही, उसी एरा में ही न्यूटन ग्रेट पर्सन था, और उसी टाइम में, इसी के टाइम में हाइजेंस डच साइंटिस्ट, इसने कुछ चीजें बताई थी जो कि सही थी, बट उस समय उसको वैल्यू नहीं मिला, लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। आगे चल के देखिए उसी की बात, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, उसने भी कुछ रॉन्ग एजम्पशन किया था, जो आइंस्टाइन ने बताया कि ये रॉन्ग है, बट उसी की मोस्ट ऑफ जो थ्योरी, अब आगे आप मूविंग फॉरवर्ड वेव थ्योरी जो भी पढ़ोगे, वो मॉडिफाइड वर्जन है, थोड़ी सी जो उसका प्रॉब्लम था उसको वाइप आउट करके वो जो पोर्शन बना है, उसी को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, उसी चीज को स्टडी करने वाले हैं। तो पहले ये समझ जाइए, न्यूटन के बारे में क्लियर हो जाते हैं हम लोग। तो न्यूटन का समझ में आया कि क्या क्या मिस्टेक कर रहे थे। इसके अलावा न्यूटन पार्शियल रिफ्रैक्शन को, पार्शियल रिफ्लेक्शन को, ऐसे कॉन्सेप्ट भी समझा नहीं पा रहे थे, और बाकी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि अभी आप लोगों को बताया नहीं हूँ। पोलराइजेशन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को आगे चलते समय बताता हूं। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो आइए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अब इसके बारे में हाइजेंस का क्या प्रिंसिपल था, हाइजेंस क्या बताते थे, वो हम देखते हैं, ठीक है। हाइजेंस के बारे में हम देखने जाते हैं कि हाइजेंस ने क्या बताया था। तो देखें हाइजेंस ने क्या बताया था बच्चों। यस सर। Yes, जी, sir. तो हाइजेंस ने बताया था कि अभी देखिए न्यूटन ने क्या बताया कि डिफरेंट कलर किसकी वजह से होते थे। कॉर्पस्कल्स के साइज के डिफरेंट डिफरेंट साइज के वजह से। हाइजेंस ने बताया कि, हाइजेंस ने वेव नेचर बताया था लाइट का, फर्स्ट पर्सन था जिसने सही प्रिडिक्ट किया था कि ये वेव नेचर शो करता है, ठीक है। तो हाइजेंस ने वेव नेचर बताया, बट उसने क्या बताया था पता है? कि उसने बोला था कि मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नहीं बताया उसने। उसने बताया कि ये ट्रांसवर्स वेव जैसा ही अगर मान लीजिए बताया, तो इसने बताया मीडियम। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी मीडियम में जा सकता है। मैकेनिकल वेव किस में ट्रेवल कर सकते हैं बच्चों? मीडियम Medium. रिक्वायर्ड रहेगा, मीडियम रिक्वायर्ड रहेगा। इसने क्या बताया कि आस-पास में जो मीडियम है, हर जगह पूरे स्पेस में, जहाँ फ्री, जहाँ वैक्यूम है वहाँ पे भी एक मीडियम बताया उसने, ल्यूमिनिफरस ईथर। कौन सा मीडियम बताया था? इसका आपके केमिस्ट्री वाले ईथर से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम बताया था उसने, जिसका नेम क्या रखा था कि ल्यूमिनिफरस ईथर। इ समझ में आया ये? यस। Yes. कि ऐसा एक मीडियम है, इसके मीडियम के पार्टिकल्स हर जगह होते हैं, ये पूरा मीडियम हर जगह है, इसकी वजह से लाइट ट्रैवल करती है। ये एक रॉन्ग निकला। अच्छा, उसने वेव नेचर बताया था कि मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं और वेव प्रोड्यूस होता है, और इस तरह से डिस्टर्बेंस आगे आगे जाता है और लाइट आगे मूव करती है। ठीक है, वेव नेचर इसका सही था। सेकंड, इससे पूछा गया कि डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? तो उसने बताया कि डिफरेंट वेवलेंथ। बच्चों मैंने क्या बोला अभी अभी? डिफरेंट कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या बताया उसने? डिफरेंट वेवलेंथ्स। Different wavelength. डिफरेंट वेवलेंथ। तो डिफरेंट वेवलेंथ रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट कलर के लिए। ये समझा आप लोगों को? यस। Yes. जी। इसके बाद बच्चों और क्या समझना चाहोगे? ये समझा है ना आप लोगों को? सर Yes. उसने हाइपोथेटिकल मीडियम क्यों लिया बट? बच्चों अभी मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में उस समय कुछ आइडिया नहीं था। ये तो क्लार्क मैक्सवेल ने बाद में बताया ना, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बाद में बताया। तो अभी देखिए वेव्स के प्रोपगेशन के लिए मैंने स्टार्टिंग में ये क्यों पढ़ाया, मैकेनिकल वेव क्यों पढ़ाया, सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से स्टार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल के क्यों स्टार्ट नहीं किया? क्योंकि मैं बताना चाहता था मैकेनिकल वेव में, कल के लेक्चर में ये बताना चाहता था
कि मैकेनिकल वेव्स को क्या चाहिए बच्चों, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम। समझ में आया। और इसने कौन सा वेव माना है, उसे मैकेनिकल वेव माना है, क्योंकि उस समय तक यही पता था, समझ में आया। इसने वेव यस। से प्रिडिक्ट किया था, इसने जैसे भी जो भी ऑब्जर्वेशन रहा हो, इसका ये ऑब्जर्वेशन सही था कि ये नेचर, देखो आज भी आपको बताते समय बताया कि ट्रांस ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये मैकेनिकल वेव की किसकी तरह रिजेंबल करता है, ट्रांसवर्स वेव की तरह। किसकी तरह रिजेंबल करता है ये, ट्रांसवर्स वेव। जी। लेकिन इसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ प्रोपोगेटिंग है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइनी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो चेंज होते रहता है, टाइनी मैग्नेटिक फील्ड होता है जो चेंज होते रहता है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इस तरह से ये आगे जाते रहते हैं। समझ में आया? इन्हें किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेल्फ प्रोपोगेटिंग है, और इस तरह से ये आगे जाते जा रहे हैं। समझ में आया? यस सर। जी। यस। अब देखिए, उस पर्सन ने उस समय तक वेव बताया, बड़ी बात है। उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर नहीं हुए थे, किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अब इसे वेव प्रूव करना था, तो वेव बनने के लिए मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कराने पड़ते। तो अब कोई मीडियम के, अब इसे ये पता था कि जितने भी प्रेजेंट है इसमें से तो कोई नहीं है। तो उसे जस्टिफाई करने के लिए उसने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया कि लुमिनिफेरस ईथर हर जगह प्रेजेंट होता होगा, उसी के मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट होते होंगे, जिसकी वजह से ये वेव, समझ में आया, लाइट जो आगे प्रोपोगेट कर रही है वेव फॉर्म में, ये उसी का रिजल्ट होगा। ये समझा सबको? यस। यस। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड आइंस्टाइन ने 1905 के आसपास ही, 1901-2 में ही शायद, 1900 के आसपास में ही जब रिलेटिविटी का प्रिंसिपल लेके आया, तो आइंस्टाइन ने बताया कि लुमिनिफेरस ईथर कहीं कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और मैक्सवेल भी उसी के आसपास में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर कर चुके थे। समझ में आया? यस सर। इससे बाद में प्रूव हो गया कि ये कौन सा वेव है। बट हमारा डिस्कशन कहाँ पे है, हाइजेंस ने ये तो सही बताया ना कि ये लाइट वेव है। लाइट किसकी तरह बिहेव करता है, वेव्स की तरह बिहेव करता है। अब उससे कुछ प्रॉपर्टीज वो समझा पाए, रिफ्लेक्शन समझा पाए, रिफ्रैक्शन समझा पाए, और इंटरफेरेंस समझा पाए वो। ठीक है, और आपके पोलराइजेशन को भी उनके इस थ्योरम से, इस रूल से समझा जा सकता है पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन बच्चों में नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, वो पार्ट नहीं भी है, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है। इतना समझ में आया? तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि, इसने क्या बताया था कि जो डिफरेंट वेवलेंथ, अच्छा लाइट के अंदर मतलब अलग, लाइट के कुछ कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स होते हैं, मतलब जो आपने विबग्योर बताया था, मतलब लाइट के अंदर 7 टाइप्स के वेवलेंथ होते होंगे एज पर हाइजेंस। क्योंकि उसने क्या बोला कि डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डिफरेंट, वेवलेंथ्स। जी। तो उसके अंदर कितने वेवलेंथ होते होंगे, लाइट के अंदर कितने वेवलेंथ होते होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 7 वेवलेंथ। समझ में आया? और ये मीडियम टू मीडियम जाने पे ये वेवलेंथ क्या होते होंगे, चेंज होते होंगे। ये वेवलेंथ क्या होते होंगे, चेंज होते होंगे। आपने एक फेनोमेना पढ़ा है रेनबो ऑब्जर्वेशन का, या उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जहाँ पे व्हाइट लाइट के कलर उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेट हो जाते हैं, इस फेनोमेना को क्या बोलते पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हैं? ना जी, बिल्कुल गलत। एक फेनोमेना आपने बार बार पढ़ा होगा, डिस्पर्सन पढ़ा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जैसे ही पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि इट इज अ फेनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। यस सर। यस। जी। तो इसमें डिस्पर्सन में जो ये अलग अलग कलर अलग हो जाते हैं, तो मतलब 7, व्हाइट लाइट के अंदर 7 वेवलेंथ है, 7 व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ 7 वेवलेंथ्स ऑफ, समझ में आया, डिफरेंट लाइट, डिफरेंट कलर्स। तो इसमें से ये सातों का अलग होना बच्चों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम के, वहां पे कॉसीस इक्वेशन आता है। तो कॉसी का इक्वेशन है, कॉसी का इक्वेशन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम के में आप जा रहे हो, वो मीडियम हर एक के लिए कैसे बिहेव करता है वो बताया था कि सर्टेन कांस्टेंट प्लस सर्टेन डिफरेंट कांस्टेंट
डिवाइड बाय वेवलेंथ स्क्वायर, जो भी वेवलेंथ है। अच्छा एक बात बताइए, अगर सेम मीडियम के अंदर, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक का अलग-अलग होगा। हर अगर ये मान लीजिए रेड कलर है, उसके लिए उसके वेवलेंथ लिए उसका स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक इंट्यूशन आपको देता है। मान लीजिए ये कांस्टेंट है आपका, ये 10 है, ये 5 है, और ये मान लीजिए कि स्क्वायर रूट में 5 वेवलेंथ हो और उसका स्क्वायर आपने किया रेड का, तो ये 5 हो जाए तो ये कम। तो ये कितना हो गया बच्चों? 10। तो इसको रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया? मैंने आप लोगों को बताया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट को क्या करे, जो क्या ऑफर करे? रेजिस्ट रेजिस्टेंस ऑपोज। रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब वेवलेंथ चेंज होता है। तो वो कितना चेंज कर सकता है चीज़ों को, इसके बारे में ये कॉसिस का इक्वेशन आइडिया देता है। ये आपके पोर्शन में नहीं है, बट इसे एक क्लियर इंट्यूशन देने के लिए समझाया जाता है। तो ये जो व्हाइट लाइट को उसका डिफरेंट कलर्स में, या आप नहीं भी समझोगे तो भी चलेगा, बट समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके आगे के लिए। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये व्हाइट लाइट को डिफरेंट कलर में जो अलग-अलग करने का रिस्पॉन्सिबल जो होता है, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। समझ में आया? इसकी वजह यस से सर। एक फेनोमेना देखने मिलता है। तो ये फेनोमेना भी यहाँ पे जस्टिफाई हो सकता है। समझ में आया? तो ऐसी सारी चीज़ें वेव थ्योरी से एक्सप्लेन की जा सकती थी। वेव थ्योरी में इतना समझा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब जो हाइजेंस का सिर्फ इतना ही प्रिंसिपल नहीं था बच्चों, इसके आगे भी था, बट मुझे लग रहा है सिर्फ 5 मिनट्स बचे हैं, तो ज़्यादा कुछ उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो वो पार्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अब जितना मैंने बताया था, उसमें से कुछ पूछूँ आप लोगों से? यस सर। जी। तो आप ये बता सकते हो कि लाइट अब मॉडर्न टाइम में, मतलब अभी जो मैंने जितना बताया है, उसमें से लाइट की कितनी थियरीज़ आ चुकी होंगी? लाइट के लिए कितनी थियरीज़ आ चुकी हैं? जो आज मैंने बताया होगा उतना ही बताइएगा। सर न्यूटन का कॉर्पस्कुलर नेचर वो वाला एक, गुड, 1, और हाइगन्स का प्रिंसिपल वेव नेचर। यस, फिर फिर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वो भी आया था। डी ब्रोगलीज का ड्यूअल नेचर, गुड। बच्चों एक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैक्सवेल मैक्सवेल। का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। समझ में आया? तो ऐसे यस। आज भी, लेकिन ना एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि लाइट के बारे में आज भी क्लैरिटी नहीं है। आज भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना है कि पार्ट ड्यूअल नेचर में आपने रीड किया होगा, कोई अगर चैप्टर में आपने आपका और चैप्टर हुआ होगा 12th का, उसमें आपने रीड किया होगा कि ड्यूअल नेचर होता है समटाइम्स पार्टिकल समटाइम्स वेव। ऐसा देखा होगा, उसमें क्लियर सर्कमस्टेंसेस होगा कि कब वेव की तरह बिहेव करता है और कब पार्टिकल की तरह। तो आज भी इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। समझ में आया? ये सबसे यस। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और ये इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, बट जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत कुछ ये हमें सिखाती है। इतना समझ में आया? अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि न्यूटन ने ऐसा क्यों माना कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज़ मोर कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम? सर डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास-पास होंगे, इसके लिए वो हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा ज़्यादा तो होगा, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स उसने ला दिया। एग्ज़ैक्टली राइट। मतलब मैं ये चेक करने के लिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना बच्चों, कि इतने छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछने का मीनिंग नहीं है। ये मैं ये देखना चाहता था कि मैं मतलब सच में जो चाहता था वो समझा पाया हूँ या नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा, और कुछ पूछ सकता हूँ आप लोगों से? पूछूँ आप लोगों से? यस सर। Yes, sir. जी। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे क्या वेवलेंथ, चेंज होता है और क्या चेंज Wavelength. नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है Yes, और constant वेवलेंथ चेंज होता है। और फिर और लैम्बडा चेंज होता लैम्ब्डा को क्या बोलते हैं बच्चा? है। वेवलेंथ। वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज होता है। समझ में आया? मीडियम टू मीडियम क्या होता है? वेवलेंथ चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी बच्चों। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। ये समझ में आया? ये आपको एक यस। मान के चलना है, कुछ भी हो जाए, आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करने की का ट्राई नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों?
सोर्स पे। फ्रीक्वेंसी मिलती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी जो जिनको हम देख पाते हैं उसे हम कौन से कितना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो रेंज कितना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बहुत बड़ा रेंज होता है बच्चों, समझ में आया? तो उसमें से विजिबल लाइट का रेंज कितना है, कोई बता सकता है? 400 nanometer to 700 nanometer. अच्छा, नैनोमीटर मतलब कितना? 10⁻⁹. हाँ, 10⁻⁹ बच्चा, 10⁻⁻9। 10⁻⁹। देखिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 10⁻⁹ जब आप बोलते हो तो इसका मतलब होता है कि 1 लिख के 90, ऐसे 1 लिख के 90, 10⁻⁹ का मीनिंग होता है। और 10⁻⁻9 का मीनिंग होता है, मीटर का मतलब क्या होता है मालूम है? 10⁻⁹ का कि 1/1 लिख के 90, मतलब एक, आपने क्या बोला अभी देखिए? 10⁻⁹ क्या बोला था? नैनोमीटर। Nanometer. नैनोमीटर बोला आपने, मतलब मीटर का, ये नैनोमीटर जब हम लिखते हैं तो 10⁻⁹ मीटर बोल रहे हैं। अगर आप 10⁻⁹ मीटर बोलती हो मतलब मीटर का कितना टाइम्स बेटा? 1 लिख के 90 इतने टाइम, जो कि फॉल्स है। मीटर से बड़ा नहीं होता नैनोमीटर, नैनोमीटर इज अ स्मॉल थिंग। तो एक मीटर को 1 लिख के 90 इतने इक्वल पीसेस में कट करे और एक पीस उठाए तो उसको बोलते हैं नैनोमीटर। तो ये गलती हमें गलती से भी गलती नहीं करनी है। समझ में आया सबको? Yes, sir. जी, थैंक यू। आज आप लोगों ने मतलब मुझे अच्छे से सुना, थैंक यू। हर दिन सुनते हो, थोड़ा मैं न्यू हूँ इसमें ऑनलाइन में। जी, तो खत्म करते हैं आज का। समझा है सबको बच्चों? यस सर। Yes, sir. जी, थैंक यू, थैंक यू।